नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विषय की इस कक्षा में आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। आपको याद होगा, पिछली कक्षा में हमने मुगल काल की कहानी पढ़ी थी तथा उसके विशाल साम्राज्य की जानकारी भी प्राप्त की थी। बच्चों, मुगलों के अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य शासकों की कमी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया और बाहर से आ रही व्यापारिक कंपनियों ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की जानकारी लेते हुए कंपनी की गतिविधियों तथा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता के बारे में जानेंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करते हुए कंपनी के अफसरों के लक्ष्यों के बारे में तथा कंपनी के फैलते साम्राज्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, पुर्तगालियों व डचों के बाद भारत में अंग्रेज आए। वे यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी ने इसे पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अब कोई भी इंग्लैंड की कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। कंपनी के भारत आने से पहले ही 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आ चुका था। वह सबसे पहले कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े तथा मसाले पाए जाते थे, जिनकी मांग यूरोपीय बाजार में खूब देखी जाती थी। यही कारण था कि ये कंपनियां यहाँ से इन सामानों को ले जाकर यूरोप में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाती थी। परंतु धीरे धीरे आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ने या फिर कंपनियों के बढ़ने से इन कंपनियों के बीच व्यापारिक घाटा भी बढ़ने लगा, जिससे कंपनियां आपस में लड़ने लगी या फिर उलझने लगी थी। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस अपनी चतुराई और प्रयास के कारण व्यापारिक कोठी खोलने में सफल भी हो गया। इसी समय टॉमस रो भी भारत आया। वह जब यहाँ से गया तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब इसकी कोठियाँ सूरत, आगरा तथा अहमदाबाद में भी स्थापित हो चुकी थी। बंगाल में शाहजहां ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया तथा कुछ सीमित क्षेत्रों में अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाज़त दे दी। बच्चों, ये है फोर्ट विलियम। इसका निर्माण कंपनी ने करवाया। इसके निर्माण से कुछ समय पहले ही सन 1698 ईस्वी में सूतानटी, कालीकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी भी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी। वैसे भी औरंगजेब ने कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का फरमान दे दिया था, जिसका कंपनी ने बखूबी फायदा उठाया। अब अफसर अपना निजी व्यापार भी कर लेते थे और शुल्क चुकाने से भी बच जाते थे। यह बात नवाब मुर्शिद कुली खां को अच्छी नहीं लगी। यही कारण रहा कि बंगाल में नवाब मुर्शिद खां से कंपनी का टकराव होने लगा। वह इसके विरोध में कंपनी से संघर्ष करने लगे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उसके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे, लेकिन सिराजुद्दौला अंग्रेजों को उनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देना चाहता था। अब अंग्रेज नवाब के विरोधियों को
अपने में मिलाने में जुट गए थे तथा सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे थे। अब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि कंपनी अपनी किलेबंदी को रोके और बकाया सारा राजस्व चुकाए। साथ ही नवाब ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का भी आदेश दे दिया और फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया, जो कि अंग्रेजों को नागुजार लगा। परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, जो प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण, उसके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई तथा कुछ ही समय में यह युद्ध समाप्त हो गया। इसी तरह 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक ओर अंग्रेजी सेना तथा दूसरी ओर शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। इस युद्ध को जीतकर अंग्रेज भारत में अपनी प्रभुसत्ता कायम करने में सफल हो गए। अब बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। अंग्रेज अफसरों ने भारत में खूब कमाई की। वे नवाबों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उनका यही लक्ष्य था कि वे यहाँ से खूब कमाएं और अपने देश ले जाएं, जिसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तथा यहाँ के नवाबों से बहुत सारा पैसा लेने लगे और उन पर दबाव डालने लगे। कंपनी ने भारतीय सत्ता को अपने कब्जे में लेने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके कूटनीतिक तरीकों का सहारा लिया। अब उन्होंने अपने राजनीतिक व व्यावसायिक हितों के लिए खुद के सैनिक और रेजिडेंट नियुक्त किए। कंपनी का आदेश था कि अगर कोई शासक कंपनी को रकम नहीं देगा तो उसके इलाके को कंपनी जब्त कर लेगी। इसी तरह कंपनी ने कई इलाके छीन लिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात, उसकी गतिविधियों के बारे में हमने जाना तथा बंगाल में कंपनी की प्रभुसत्ता के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के अफसरों की नीयत और उनके लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए कंपनी के फैलते साम्राज्य की भी हमने आज चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्षों को जानेंगे, सर्वोच्चता का दावा और अंग्रेजों के विलय के सिद्धांतों की जानकारी लेते हुए अंग्रेजों के नए शासन व्यवस्था तथा उनकी सेना की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।